राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लालची पिता, अघोरी और एक आत्मा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मीनू जो अपनी बड़ी माँ के पीछे पीछे भाग रही थी और आवाज लगा रही थी, बड़ी माँ, ओ बड़ी माँ, किधर जा रही हो? रुको तो सही। देखो बड़ी माँ, मुझे डर लग रहा है। आखिर बताओ तो किधर जाना है? इतना अंधेरा है और आसपास कोई जानवर हुआ तो? रुको तो बड़ी माँ। मीनू अपनी बड़ी माँ के पीछे दौड़ती हुई बोल रही थी, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी माँ उसकी आवाज सुन क्यों नहीं रही है। आखिरकार वह दौड़कर उनके पास पहुंच गई, लेकिन तब तक वे दोनों जंगल में पहुंच चुकी थी। मीनू को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा भी कर रहा है, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मीनू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी माँ आखिर जाना कहाँ चाहती है। मीनू की बड़ी माँ को जो मीनू ने बड़ी जोर जोर से झकझोर दिया, लेकिन बड़ी माँ ने खुद को संभालकर अब तेजी से चलना शुरू कर दिया था। बेचारी मीनू नन्ही सी जान क्या करती। इतने में बड़ी माँ एक आम के पेड़ के पास जाकर बेहोश हो गई और मीनू उनको बेहोश देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद बड़ी माँ मजाक कर रही है, लेकिन जब बहुत जगाने पर भी उसकी बड़ी माँ नहीं उठी तो मीनू डर के मारे रोने लगी। मीनू अपने घर की इकलौती लड़की थी जो अपनी बड़ी माँ और पापा की लाडली थी। बचपन में मीनू के दूसरे जन्म दिवस पर उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया था, लेकिन बाद में उसके बड़े पापा और मम्मी ने उसे गोद ले लिया था। मीनू के सगे बहन भाई नहीं थे। बड़ी मम्मी की बस एक औलाद थी जिसका नाम मयंक था, लेकिन मयंक अपने पढ़ाई के लिए पूना गया हुआ था और मीनू को उसका परिवार उसके साथ गांव में रहता था। गांव मीनू को बहुत अच्छा लगता था। कई बार उसके बड़े भाई मयंक से मिलने मीनू पूना भी गई थी, लेकिन उसको शहर की आबो हवा ज्यादा रास नहीं आई थी। मीनू एक साधारण सी लड़की थी जिसको पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद थी। बड़ी होकर वह वकालत की डिग्री हासिल करना चाहती थी। उसकी उम्र 12 बरस थी, लेकिन मुसीबतों ने उसको वक्त से पहले परिपक्व कर दिया था। उसके बड़े पापा किसान थे और खेती बाड़ी अच्छी खासी थी। एक दादी भी थी, लेकिन उन्होंने मीनू को कभी पसंद नहीं किया था। दादी का मानना था कि उनके बहू और बेटे के मरने की वजह मीनू है। इस वजह से मीनू हमेशा अपनी बड़ी मम्मी के पास रहती थी और बड़ी मम्मी उसको खूब प्यार करती थी, क्योंकि उन दोनों के लिए तो वह घर की लक्ष्मी जैसी थी। मीनू की बड़ी माँ उसकी रोजमर्रा की हर जरूरतों का ख्याल रखती थी, खूब हंसाती थी और खूब प्यार से खाना खिलाती, कहानियाँ सुनाती, नए नए खेल मीनू खेलती रहती थी और हर वक्त उसको साथ में रखती थी। मीनू को भी बड़ी माँ जान से ज्यादा पसंद थी। दोनों के बीच वो माँ बेटी का प्यार था, लेकिन कुछ दिनों से बड़ी माँ अजीब व्यवहार कर रही थी। मीनू को लगा शायद बड़ी माँ बीमार है, लेकिन बीमारी की वजह किसी को नहीं पता थी। मीनू के आंसू नहीं रुक रहे थे और वो आसपास का माहौल देखकर जोर जोर से अपनी बड़ी माँ को हिला रही थी। उठो माँ, तुम्हें कसम है मेरी, उठ जाओ ना बड़ी माँ। और आम का वह पेड़ बहुत बड़ा था जिसके नीचे वो दोनों थीं। अचानक सरसराहट की आवाज हुई। मीनू ने डर के मारे बेहोश माँ को पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली और वह डर से कांप रही थी। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। ए लड़की, सिक्का लाई है क्या? सुन रही है क्या तू? सिक्का लाई है? आवाज मीनू के पीछे से आ रही थी। आम के पेड़ की खो देखकर मीनू अंधेरे में उस आवाज वाले इंसान को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा घना होने की वजह से वह देख नहीं पाई। चांदनी रात के वो अंधेरे में बस साए भर को देखने की कोशिश कर रही थी। यह आवाज जो केवल सुनाई दे रही है, आखिर किसकी है? उसका ध्यान बड़ी माँ से हटकर उस आवाज पर चला गया था। वो खड़ी होकर उस तरफ देखकर कदम बढ़ाने लगी। एकाएक उसने देखा कि कोह में जो किसी की परछाई है, कुबड़ सा झुका हुआ है
और वो थोड़ी सहमी हुई, लेकिन साहस करके फिर आगे बढ़ी। उसने देखा घनी जंगली सी दाढ़ी बखेरे हुए, कोई बड़े बड़े बाल, तन पर केवल एक कपड़े का टुकड़ा और हाथ में अजीब सा दंड। आंखें पूरी काली ना होकर उससे पुतली न जाने, ना ही पुतली है और ना ही पलक। नाक में नकेल जैसी बाली और शरीर पर हर जगह पत्थर जैसी चमड़ी, जैसे कोई फंगल का घाव सूख चुका हो। यह सब देखकर मीनू बहुत डर गई और भागने लगी, लेकिन बेसुध मीनू 2 कदम ही उसने रखे होंगे कि किसी पत्थर से जो ठोकर खाकर गिर गई, और वह सिर के बल गिरी थी। आंखों के सामने उसके अंधेरा छाने लगा और वो भी बेहोश होकर गिर गई। सुनसान जंगल में 2 जान बेहोश पड़ी हुई थी। तभी उधर से गांव के जो चरवाहे निकले। सुबह का टाइम था, तो उनमें से एक चरवाहा बोला, अरे यह तो मनोहर की लुगाई लग रही है। तो दूसरा बोला, हाँ ताऊ, वही है। सुबह सवेरे जो चरवाहे जानवरों को ले जाने के लिए उस रास्ते से गुजरते थे, इन दोनों को देखकर जानवरों पर जैसे तैसे उन्हें उठाकर और लादकर घर ले आए। लेकिन मीनू के सिर पर चोट की वजह से खून बहना बंद नहीं हुआ, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर मनोहर ने अपनी बीवी से पूछा, कैसे हुआ? उसने बताना शुरू किया, जिसको सुनकर मनोहर के होश उड़ गए और गुस्से के मारे पैर पटककर वह घर के आंगन में आकर अपनी माँ को आवाज देने लगा। मनोहर तेज आवाज में अपनी माँ को चिल्ला रहा था, माँ तू क्या चाहती क्या है, बता। तो उसकी माँ बोली, शांति से बोल, मेरे कान हैं, अभी बहरी नहीं हुई हूँ, क्यों चिल्ला रहा है इतना? उसकी माँ सरोते से सुपारी तोड़ती हुई कह रही थी। मनोहर कहने लगा, माँ तुझे समझ नहीं आ रहा, कब बंद होगा तेरा ये खूनी खेल? मुझे मेरे परिवार को पालने के लिए किसी ऐसी चीज का सहारा नहीं लेना जो मेरे लालच की वजह बन जाए। मैं जैसा भी हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तू मुझे क्यों लालच में डाल रही है? तो उसकी माँ कहने लगी, तो मैंने कहा था क्या कि अपने लालच को बढ़ावा दो? अब देखो मेरा परिवार खत्म होने के कगार पर आ गया है मनोहर। तो मनोहर बोला, मैं मर जाऊंगा माँ, पर कभी भी इसमें शामिल नहीं होऊंगा, और कितने लोगों की बलि लगेगी इसमें, यह एक श्राप है, सहारा नहीं। तो उसकी माँ बोली, तू कुछ नहीं जानता, बस ये आखिर है और तेरे पास केवल 1 साल है। अगर यह 13 साल की हो गई और कन्या नहीं रही तो फिर इस घर का सर्वनाश पक्का है। सबकी भलाई इसी में है मनोहर कि तू खोजी बन और वो सिक्का ढूंढ ले, वरना किसी को बचा नहीं पाएगा। मनोहर की आंखों से आंसू गिरने लगे और अपनी माँ के कदमों में वह गिर गया और बोला, माँ नहीं, ऐसा मत होने दे, वो आखिरी है, और फिर किसी को पता क्या कि कुछ मिलेगा भी या नहीं, और फिर वो तो वैसे भी इस भरम में जी रही है, उसके माँ बाप सड़क दुर्घटना में मारे गए, तू क्यों उसको घसीट रही है इस सब में? उसकी माँ बोली, बेटा तेरी इन सारी बातों का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब तू बस खोजी बन जा और उस सिक्के को खोज ले। मनोहर बोला, नहीं नहीं बनूंगा खोजी, मर जाऊंगा तो भी नहीं बनूंगा। मनोहर ने जो अपना निर्णय जो बता दिया और वह वहां से निकल गया। उसकी बूढ़ी माँ मुंह से बड़बड़ाने लगी, अगर नहीं बना तो सर्वनाश पक्का है। इधर मीनू अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी तो उसको अपनी माँ से डर लगने लगा था और अपनी माँ से दूर जा रही थी। बड़ी माँ को साफ पता चल रहा था कि मीनू अभी उस हादसे को भुला नहीं पाई है, क्योंकि 10 बरस पहले मीनू के जन्म दिवस पर कुछ ऐसा ही हुआ था जो कल्पना से परे था। माँ बाप अपने बच्चे की पैदाइश पर खुश होते हैं, लेकिन यहाँ मीनू के जन्म से सब लोग नाखुश थे। पूरा परिवार चाहता था कि लड़की पैदा ही ना हो, वरना उसको देना पड़ेगा। मीनू ही नहीं बल्कि उस घर में उसकी बड़ी माँ की बेटी और उसकी दादी की 3 बेटियों की बलि पहले दी जा चुकी थी। बस अब आखिरी और 5वीं लड़की मीनू बची थी। रात में उधर मयंक का फोन आया और बड़ी माँ के हाल चाल को पूछा, और बातों बातों में मयंक ने अपने घर आने की बात भी कही और कहा, अगर माँ
को कुछ ज्यादा परेशानी हो तो घर आ जाए, उसकी माँ ने कहा। लेकिन मनोहर ने उसे सख्त हिदायत क्या धमकी देकर मना कर दिया। क्यों आ रहा है यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़कर? और इतना परेशानी की जरूरत नहीं है। बस तेरी माँ को नींद में चलने की बीमारी हो गई है, डॉक्टर को दिखा दिया है, उन्हें नींद की गोली दे दी है। तू बस अपनी फिक्र कर, यहाँ मत आ। तो मयंक कहने लगा, नहीं पिताजी, बात वो नहीं है। मैं सोच रहा था अभी तो सेमेस्टर खत्म हुए हैं, उसकी छुट्टी चल रही है, सोच रहा हूँ घर आ ही जाऊं। बहुत याद आ रही है आप सबकी, और जरा मेरी छुटकी से भी बात कराना। मयंक मीनू को हमेशा छुटकी कहता था क्योंकि वो सबकी हमेशा से लाडली रही थी। यह कहकर मनोहर ने मीनू को आवाज देकर बुलाया और फोन का रिसीवर मीनू के हाथ में दे दिया और चले गए। मीनू बोली, हेलो भैया। तो वह बोला, मयंक बोला, हाँ मेरी चुईया, कैसी है? अब सिर का दर्द कैसा है तेरा? और बता अब की क्या लेकर आऊं तेरे लिए शहर से? मयंक का इतना कहना था कि मीनू फूट फूट कर रोने लगी। उसको लगा जैसे वो अपनी उस रात के सारे अनुभव को मयंक को बता सकती है। मयंक बोला, अरे क्या हुआ छुटकी, क्यों रो रही है? बता, किसी ने डांटा क्या? दादी ने कुछ कह दिया क्या? बोल दे, देख रो मत वरना मैं कुछ नहीं लाऊंगा तेरे लिए। मीनू सुबक सुबक के रोते हुए कहने लगी, मयंक भैया आप जल्दी आ जाओ, बड़ी माँ को कुछ हो गया है। वो मुझे आजकल बहुत डराने लगी है, मुझे घूरती रहती है। और क्यों री, क्या बोल रही है तू? मयंक की दादी पीछे से आ गई और आंखें दिखाने लगी मीनू को। मीनू का बोलना एकदम से बंद हो गया, जैसे सांस हलक में ही अटक गई हो। अगले ही पल दादी को याद आया कि फोन अभी भी चालू है। तो दादी ने लपक कर रिसीवर मीनू के हाथ से छीन के खुद मयंक से बात करने लगी। दादी कहने लगी, मयंक ने दादी से बात की और हालचाल पूछ लिया और अपने घर आने की बात दादी को बताई। दादी कहने लगी, मैं तो पहले भी मनोहर से कह चुकी हूँ बेटा कि बुला ले मयंक को, पर वो है कि सुनता ही नहीं। चल तू आजा जल्दी से। बातें खत्म करके मयंक ने रिसीवर तो रख दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कुछ बातें परेशान कर रही थी, जैसे मीनू उसको क्या बताना चाहती थी और दादी ने अचानक रिसीवर क्यों ले लिया मीनू के हाथ से, और मीनू इतना क्यों रो रही थी। यह सब सोचकर मयंक घर आने के लिए पैकिंग करने में लग गया। अब उसको जल्दी से जल्दी घर आना था। क्यों री, दादी मीनू से कहने लगी, क्या बताने की कोशिश कर रही थी तू? दादी ने अब जमकर मीनू की क्लास ले ली और ये बात कहते हुए उसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया। मीनू जो पहले से इतनी घबराई हुई थी, दादी के थप्पड़ से उसके आंसू गिरने लगे। थप्पड़ और दादी के चिल्लाने की आवाज से मनोहर दौड़ता हुआ मीनू और दादी के पास आ गया। मनोहर बोला, कि माँ क्यों मार रही हो इसे? तो दादी कहने लगी, अरे ये करमजली सब बता देती मयंक को, वो तो मैंने सब संभाल लिया। और वह सफाई देते हुए कहता रहा मयंक को, अरे ये करमजली जो सब बता देती मयंक को, वो तो मैंने सब संभाल लिया, वरना सफाई देते रहता तू मयंक को। बच्ची है, मनोहर कहने लगा। डर रही है तो क्या उसको मारोगी? मनोहर की आंखें खून सी लाल हो गई थी। तो दादी कहने लगी, तू क्यों इतना बौखला रहा है? तेरा खून थोड़े ही है, तेरी सगी थोड़े ही ना है। तो मनोहर जैसे पागल सा हो गया इस बात पर, बोला माँ। और आवाज सुनकर मनोहर की पत्नी भी दौड़ कर आ गई और मनोहर को समझाकर जैसे तैसे इस झगड़े को उसने रोक दिया और मीनू को वहीं छोड़कर मनोहर को कमरे की तरफ ले गई। मीनू रो रही थी। अचानक से दादी के चेहरे को देखा उसे, तो लगा कि दादी उसे फिर मारेगी, लेकिन दादी को देखकर उसको ऐसा लग रहा जैसे आज वो उसको कुछ बताना चाह रही थी। रात काफी हो चुकी थी। मीनू आज दादी के कमरे में सोई थी। वैसे तो दादी मीनू को खुद के पास नहीं आने देती थी, इस वजह से वो नीचे जमीन पर सोई हुई थी और दादी पलंग पर लेटी हुई थी। वैसे तो मीनू अपनी माँ के पास सोती थी, लेकिन आज जो शाम को हुआ उसके बाद मीनू को दादी के पास सोने के अलावा कुछ और उपाय नजर नहीं आया। मीनू को नींद आ रही थी, सो वह तो सो गई, लेकिन दादी चलते हुए पंखे को देखकर अपने वर्तमान से भूतकाल में चली गई। वह अपने जो अतीत के बारे में सोचने लगी।
गांव की औरतें हंसती हुई कह रही थी, अरे नई बहुरिया लाए हो और लड्डू लड्डू भी नहीं खिलाए। तो वे कहने लगी कि घर पे आ जाना नई बहुरिया को देखने और खा लेना लड्डू। लेकिन यह क्या, यह तो कुएं पे ही आ गई। तो वे कहने लगी, कोई बात नहीं, अपने आप ही खुद को दिखा लेगी। और सारी की सारी औरत हंसने लगी और बेचारी मैना जो नई बहू थी, जिस पर सारी औरतें तंज कस रही थीं, उसको चिढ़ा रही थीं कि इतनी जल्दी क्यों मटका उठा के काम धाम करने लग गई, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई थी। उनका हंसना मैना को जो अंदर से झकझोर दे रहा था और वो घूंघट के पीछे से ही सुबक सुबक कर रोने लगी थी। क्या करती बेचारी, अपने दर्द का बंटवारा करने वाला भी तो वहां कोई नहीं था। मैना की शादी दिवाकर से अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। गांव खेड़े की रहने वाली अनपढ़ मैना शादी से पहले ना अपने पति और ना ही अपने घर बार को जानती थी। उसे तो बस उसके बाबा ने ब्याह दिया था, क्योंकि उनके कंधों पर 2 बेटियों का बोझ था और दहेज न लेने की वजह से मैना के बाबा ने काफी जल्दबाजी में जिससे रिश्ता जो किया कर दिया कि कहीं रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। मैना 16 बरस की थी। शादी के बाद उनका गौना भी 1 साल बाद हो गया था और जल्दी वो अपने ससुराल भी चली आई थी। मैना के ससुराल जाने के बाद उसको सब समझ आने लगा था कि क्यों कर दिवाकर के माँ बाबा ने उसके बाबा से दहेज की मांग क्यों नहीं की। मैना का पति दिवाकर एक जमींदार था जो निहायती अय्यास और शराबी था। वह अपने घर के काम और कोठे की महफिलों में ज्यादा रहता था। दिवाकर के लिए शादी करना केवल उसकी माँ की इच्छा को पूरा करना था और मैना से वो नौकर जैसा व्यवहार करता था, बल्कि उसको अपने कमरे में तो क्या अपने आसपास भी फटकने नहीं देता था। बेचारी मैना अपना बोरिया बिस्तर लेकर रसोई घर में सो जाया करती थी और वो हमेशा यह सब सोचकर रोया करती थी, पर किस्मत का लिखा अब कौन बदल सकता है। शायद यह उसकी किस्मत में लिखा था। यह सब सोचकर वह खुद को संभाल लेती थी। शादी के चंद दिनों बाद ही मैना से नौकरों जैसा व्यवहार होने लगा था। उसके सास ससुर उससे घर का सारा काम करवाते। पहले तो नौकर चाकर भी थे, लेकिन मैना के आते ही उसकी सास ने सबकी छुट्टी कर दी थी। दिवाकर रोज रोज शराब के नशे में धुत घर आता और कमरे में जाकर सो जाता। कभी कभी तो वो मैना को खूब मारता भी था, लेकिन मैना अपना दर्द किससे बांटती। शादी के पहले साल ही मैना गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिससे उसकी सास और ससुर बहुत ही नाखुश हुए और मैना को छोड़ देने की बात कहने लगे। लेकिन डरी सहमी सी मैना अपने पति से दूर उस छोटी सी जान को कैसे संभालती। सो अपने पति के पैरों पर गिरकर रोने लगी, जिससे शायद दिवाकर को तरस आ गया और उसने अपनी माँ को समझा दिया। दूसरी बार उसको लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मनोहर रखा। लड़के की पैदाइश पर सारे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैना को अंदर से न जाने कौन सा डर खाए जा रहा था। धीरे धीरे शादी के 10 साल हो गए और मैना 5 बच्चों की माँ बन गई, जिसमें उसके 2 लड़के और 3 लड़कियां थीं। मैना के सास ससुर परलोक सिधार चुके थे और दिवाकर के नशे की लत की वजह से सब बिक चुका था। बस कुछ जमीन और घर बचा था, जिससे वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर पा रहे थे। लेकिन दिवाकर की आदतों में कोई सुधार नहीं था। उसकी अय्यासियां अभी भी जारी थी। मैना को वो रात अभी भी याद है, जिसने उसकी लगभग पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। उस दिन जोरों से बारिश हो रही थी। मैना अपने बच्चों के साथ घर पर सो रही थी और दरवाजे पर आवाज आई, मालकिन मालकिन किवाड़ खोल दो। और दरवाजा बजने की आवाज आई। दरवाजे की आवाज से सारे बच्चे और मैना उठ गए। दरवाजा खोला तो देखा सामने एक आदमी भीगा हुआ खड़ा था, जिसके हाथों में कोई बड़ा सा बोरा था जो बहुत भारी लग रहा था। उसके हाव भाव से वह बहुत घबराया हुआ था। उसने मैना को देखा और फिर बिना रुके बोलने लगा, मालकिन, मैं दिवाकर बाबू जिस कोठे पर जाते हैं वहाँ का चौकीदार हूँ। अंग्रेजी सरकार ने हमारे कोठे पर अचानक हमला किया है और सारी औरतों को भगा कर ले गए। जो ना गईं मालकिन, उनकी वहीं मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया। मालकिन, दिवाकर बाबू भी जो, हे राम, ये क्या हुआ उनको? मैना ने रुआंसी सी होकर बोला। तब चौकीदार बोला,
उन्हें हुआ कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने हवलदार का खून कर दिया, जिससे सारी अंग्रेजी सरकार उनके पीछे पड़ गई है और वो जंगल की तरफ भाग गए हैं। ये जो बोरा मेरी पीठ पर लदा हुआ है, उसमें कोठे की जितनी कमाई थी सारी मुझे सौंप के कोठे की मालकिन ने भागने को कहा और दिवाकर बाबू से वादा कर लिया कि वो ये सारा पैसा उनकी बहन जो दूसरे गांव में रहती है उन्हें पहुंचा देंगे। मालकिन, आप और बच्चों को भी दिवाकर बाबू ने लाने को कहा है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार कभी भी यहाँ आ जाएगी और आप सबकी जान खतरे में है, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ चले। मैना सारी बात सुनते हुए फटाफट अपना कुछ सामान बांध लिया और सारे बच्चों को उठाकर चलने को कहा। सब ने बहुत पूछा कि क्या हो रहा है माँ, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैना ने कुछ जवाब नहीं दिया। सबसे छोटे लड़का, जिसका नाम राकेश था, जो अभी 1 साल का था, उसको गोद में उठाया और बाहर उस आदमी के पास चली गई और बोली, चलो भैया। और दोनों ही जंगल की तरफ निकल पड़े। बारिश ने आज कुछ ज्यादा ही जोर से बरसना शुरू कर दिया था। बिजली बार बार कड़क कर कुछ अशुभता को दर्शा रही थी कि कुछ अशुभ होने वाला है। उस बिजली की चमक से सारे बच्चे अपनी माँ से चिपट जाते थे और रुक रुक कर फिर जोर से भागने लगते थे। देखते ही देखते वो लोग जल्दी ही जंगल में पहुंच गए थे। जंगल में पहुंचकर बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। वो जोर जोर से शोर मचाकर रोने लगे। अंधेरा इतना घना था कि हाथों को हाथ नहीं दिखता था और इतने में ही कहीं से घोड़े की टापों की आवाज आने लगी और उन लोगों ने भागना फिर से शुरू कर दिया। अब चौकीदार ने कहा, मालकिन, बच्चे डर रहे हैं, पानी भी बरस रहा है, चलिए कहीं छुप जाते हैं, शायद कोई हमारा पीछा भी कर रहा है। तो वह बोली, हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। और इतना कहते हुए चौकीदार उन्हें एक आम के पेड़ के पास ले आया, जो बहुत घना और बहुत बड़ा था। भीगने के बाद बच्चे कांप रहे थे, लेकिन मैना को फिलहाल अपने पति की चिंता सताए जा रही थी। वो भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थी और आंखों से उसके आंसू थम नहीं रहे थे। चौकीदार बोला, मालकिन, आप परेशान मत होइए, दिवाकर बाबू आ जाएंगे। तो मैना बोली, भैया, ईश्वर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, अब मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। तो चौकीदार बोला, आप चिंता मत करिए मालकिन, अगर दिवाकर बाबू नहीं मिल पाए तो जंगल से निकलकर आगे एक गांव है, वह नई जिंदगी वहां पर शुरुआत कीजिए। चौकीदार के इतना बोलने पर उसने अपने पास रखे सोने से भरे बोरी में से 5 सोने के सिक्के निकालकर मैना के हाथ में धर दिए। मैना ने वक्त का तकाजा समझकर उन सिक्कों को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और चौकीदार का शुक्रिया अदा करके बच्चों को संभालने लगी। अचानक चौकीदार को लगा कि बारिश काफी ज्यादा हो गई है और थोड़ी देर में पास की नदी भी उफान पर आ जाएगी। उसने कहा, मालकिन, लगता है पानी जोर से आ रहा है, आप क्या बच्चों को लेकर पेड़ पर चढ़ जाएंगी? क्या मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वह बोली, हाँ भैया, यह ठीक है, मरता क्या नहीं करता। यह सोचकर उसने चौकीदार की मदद से बच्चों को पेड़ पर चढ़ा दिया और फिर खुद भी पेड़ पर चढ़ गई। अब चौकीदार ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बोरे के भारी वजन से वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। उसने कुछ सोचकर अपने कमर पर बंधे तहमंद से उस बोरे को पेड़ से बांध दिया, फिर खुद भी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। चौकीदार का सोचना बिल्कुल सही था। थोड़ी देर में ही नदी में उफान आ गया, जिससे वो पेड़ आधा डूब गया था। यह देखकर मैना चौकीदार को बहुत धन्यवाद देने लगी और कहने लगी, सही कहा था भैया आपने, मेरे बच्चों की आपने जान बचा ली, आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं। तो चौकीदार बोला, कोई बात नहीं मालकिन, समय समय की बात है। जैसे तैसे उस घने जंगल में पूरी रात मैना और बच्चों की उस पेड़ पर कटी। सुबह की पहली पौह में मैना की आंख खुल गई। आंख खोलते ही उसने बड़ा अजीब मंजर देखा। पानी के तेज बहाव से पेड़ के आसपास की मिट्टी बह गई थी, जिससे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। ना कोई बोरी और ना कोई चौकीदार, बस पास में खड़े दिवाकर को देखकर जो मैना बहुत हैरत में रह गई। लेकिन पति की सही सलामत होने की वजह से वह दिल ही दिल भगवान को धन्यवाद दे रही थी। दिवाकर बोला, मैना नीचे आ जाओ। मैना बोली, वो चौकीदार कहाँ गया?
तो उसने दिवाकर ने कहा, उसको मैंने बोरे के साथ गांव में छोड़ दिया है जहां उसे जाना था। मैना को इस बात से बहुत हैरत लग रही थी कि अभी तो जमीन की मिट्टी भी नहीं सूखी तो चौकीदार गया तो कहाँ। लेकिन पतिव्रता होने की वजह से उसने सवाल नहीं किया। फिर दिवाकर उसको गांव ले आया। अपने गांव आकर वो और बच्चों ने सुकून की सांस ली। दिवाकर का मन बड़ा बेचैन था, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो, जैसे उसका कुछ खो गया हो। मैना को जब अपना घर और अपना पति वापस मिल गया तो उसने उन सिक्कों को घर के पास में बने पोखर में फेंक दिया। एक दिन दिवाकर बहुत हाँफते हाँफते मैना के पास आया और उन सिक्कों के बारे में मैना से पूछने लगा। मैना, चौकीदार ने जो तुम्हें 5 सिक्के दिए थे वे मुझे दे दो। तो मैना बोली, वो तो मेरे पास नहीं है। दिवाकर बोला, फिर कहाँ गए? मैना बोली, मैंने वो पोखर में फेंक दिए। दिवाकर चिल्लाकर बोला, मैना ये क्या किया तुमने? और गुस्से से आंखें दिखाते हुए दिवाकर जाकर पोखर में कूद गया। मैना उसको सिक्का ढूंढते हुए दिवाकर को देख रही थी और सोच रही थी कि दिवाकर को सिक्के की बात कैसे पता चली। सिक्कों को फेंके हुए काफी समय हो गया था, तो मिलना तो शायद ही था। अचानक सिक्कों की दिवाकर को जरूरत क्यों आन पड़ी? पैसे तो वैसे भी घर में हैं ही। और इसी असमंजस में थी मैना कि अचानक दिवाकर को एक सिक्का मिल गया। जैसे ही दिवाकर को सिक्का मिला तो वह बहुत खुश होकर पोखर के पानी से बाहर आया। पोखर में जोक होने की वजह से उसके बदन पर जगह जगह जोक लग गई थी, जो बुरी तरह से उसका खून पी रही थी। उसको असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वो इस वजह से खुश था कि उसको वो सिक्का मिल गया। मैना ने यह देखकर कि उसको जोक चिपटी हुई है तो वह उसकी तरफ दौड़ी और नमक रगड़ कर सारी जोक दिवाकर के शरीर से अलग हटाई और दिवाकर को वैद्य जी के पास ले जाकर दवाई दिलाई। उसके बाद दिवाकर आराम करने चला गया। रात काफी हो चुकी थी। मैना की आंख एकदम खुली तो उसका मन बच्चों को देखने को हुआ, लेकिन ये क्या, बच्चों में से उसकी एक बेटी गायब है। फिर उसने दिवाकर को उसके बिस्तर पर जाकर देखा तो बिस्तर पर दिवाकर भी नहीं था। तो उसको समझ आ गया कि अपनी मौज मस्ती के लिए दिवाकर बाहर गया हो, लेकिन बेटी के नहीं मिलने से वो बहुत चिंतित थी। दरवाजे की किवाड़ भी खुले हुए थे। उसको बड़ी बेटी की चिंता सताने लगी। अब मैना बेटी को ढूंढने बाहर निकली। उसने हर तरफ बेटी को ढूंढा। गांव की चौपाल, गांवों में हर घर के पास उसको देखा, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। आखिर बेटी गई तो कहाँ गई? और यह सोचकर वह रोते हुए वापस अपने घर को लौटी और सुबह दिवाकर के साथ खोज करने की सोचकर घर आ गई। दिवाकर सुबह घर आया तो मैना ने सारी बात दिवाकर को बताई। दोनों अपनी बच्ची को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैना भाग्य का लिखा समझकर सब झेल गई। 2 महीने बाद फिर दिवाकर पोखर में सिक्का खोजने निकल पड़ा। फिर उसको एक सिक्का मिला और फिर रात में उसकी दूसरी बेटी भी गायब हो गई। अपनी जान से प्यारे बच्चों को खोता देख मैना को दिवाकर पर शक हो गया। अब वो जानना चाहती थी कुछ गलत तो नहीं हो रहा। एक बार फिर दिवाकर सिक्का खोजने पोखर में कूदा और फिर मैना ने इस बात को बारीकी से लेते हुए दिवाकर के हाव भाव पर नजर रखने लगी। रात में मैना सोने का नाटक करके बच्चों के साथ सो गई। लगभग 12 बजे रात को दिवाकर उठा और सबसे छोटी बेटी को उठाकर घर से बाहर निकला। तभी मैना उठ गई और दिवाकर के पीछे पीछे चल पड़ी। दिवाकर भागा भागा जंगल की तरफ चल पड़ा। अमावस्या की काली रात थी, फिर भी मैना हाथ में दिया लिए हुए दिवाकर के पीछे चलती रही। उसने देखा जंगल में कहीं धुआं उठ रहा है। दिवाकर उसकी तरफ भागा जा रहा है। मैना भी उसके पीछे चलती गई। चलते चलते उसने देखा कि बहुत सारे आम के पेड़ हैं और पास में ही आम के पेड़ के पास जाकर वो छुप गई। सामने जो देखा उससे मैना की रूह कांप गई। सामने एक अघोरी बैठा था, जिसके सामने दिवाकर बैठा था और बीच की जमीन पर मिट्टी की इकट्ठा करके जो एक ऊंचाई सी बना दी गई थी, उस पर उसकी बच्ची को लिटाया गया था।
अघोरी की बगल में एक ऊंचा टीला था जिस पर एक कंकाल रखा था। दिवाकर हाथ जोड़े अघोरी को देख रहा था और अघोरी किसी का आह्वान कर रहा था। देखने में यह सब इतना डरावना था कि मैना के पैर कांप रहे थे। दिवाकर उसका पति इतना घिनौना भी हो सकता है कि अपने ही बच्चों को दांव पर लगा दे, ऐसा इंसान उसका पति नहीं हो सकता। तभी उसने देखा कि दिवाकर ने वो सिक्का निकालकर अघोरी को दे दिया। अघोरी ने वो सिक्का उसकी बेटी के सिर पर रखा ही था कि अब इतना सब देखकर मैना खुद को रोक नहीं पाई और दिवाकर को भाग के रोका। ये क्या चल रहा है? मैना ने बोला। तो दिवाकर बोला, अरे तू यहाँ कैसे? मैना बोली, तुम हमारी बच्चियों के साथ क्या करते आए हो? आप कैसे पिता हो? आप पिता नहीं हैवान हो। लेकिन तभी कंकाल हिलने लगा और ठंड कुछ बढ़ सी गई और सामने एक ठुंड से लिपटी हुई रोशनी सी दिखाई दी। अब रोशनी ने आकर बोलना शुरू किया और एक इंसान के रूप में आ गई। लेकिन उस आत्मा को देखकर मैना अचंभित हो गई। ये तो वही चौकीदार है। फिर मैना के आगे उस दिन की सारी यादें घूम गई। उसने पाया कि पेड़ भी वही है जिस पर उन्होंने रात गुजारी थी। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ी कोह बनी हुई थी जो मिट्टी के खोदने से बनी थी, लेकिन बहुत गहरी थी। आत्मा बहुत गुस्से में थी क्योंकि शायद उसके आह्वान में देर हो रही थी। उसने अघोरी को कहा, इतना वक्त नहीं लूंगा, सिक्का दे वरना तुझे ही ले जाऊंगा। अघोरी ने सिक्का उसको दे दिया। अब आत्मा ने बात करना शुरू किया, मैं जा रहा हूं लड़की लेके। मेरे जाने के बाद उस नीचे वाली मिट्टी के टीले को खोद लेना। मैना ने चौकीदार की आत्मा को पुकारा, रुको भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ तो वह आत्मा बोली, मालकिन, बुरी आत्मा जैसे किसी अच्छी आत्मा के सामने बेबस सी हो जाती है, वैसे ही चौकीदार बेबस हो गया था मैना के बोलने पर। उसको एक माँ का हृदय की वेदना तड़पा रही थी। उसके बच्चों को दूर जाने की तकलीफ उस आत्मा को भी महसूस हो रही थी। वह चौकीदार बोला, मालकिन, आप बहुत बदनसीब हो जो आपको ऐसा पति मिला। इसके लालच ने आपकी आशंका की सारी हदों को पार करके रख दिया है। मैना बोली, भैया, मेरे बच्चों को लौटा दो। मैं खुद को आपको सौंप देती हूँ, पर मेरे बच्चों को लौटा दो। चौकीदार बोला, नहीं। चौकीदार की आंखें खून सी लाल हो गईं और बोला, सिक्के के बदले सिक्के, खून का बदला खून और लड़की के बदले लड़की। क्यों दिवाकर बाबू, यही बात तय थी ना? दिवाकर जैसे सन्न रह गया। उसको ऐसा लगा उसके किरदार से जो उसने अपनी बीवी की नजरों में इज्जत बनाई थी सब बिखर गई, बह गई। उस आत्मा की पानी सी बोली ने जो उसके प्रभाव में उसकी आंखों में ग्लानि प्रतीत होने लगी। उसने मैना को देखा जैसे का कि उसकी जान पर बन आने वाली हो। तो मैना बोली, यह क्या बात बोल रहे हो भैया? किसके बदले में क्या? मुझे तो कुछ पता नहीं है। तब वह चौकीदार बोला, तुम्हें कैसे पता होगा मालकिन? तब तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। फिर आत्मा बोलती चली गई, बोला, मालकिन, मैं एक मेहनतकश इंसान था जिसके पास कुछ जमीन और एक हरा भरा परिवार था। मेरा हंसी खुशी परिवार था। उसमें मेरी पत्नी और 5 बेटियां भी थीं जो दिन भर मेहनत करके खेती करके जैसे तैसे अपनी जीविका को मैं चला रहा था। लेकिन एक साल जब बारिश नहीं हुई तो सारे गांव वालों में जमींदार के यहाँ से कुछ पैसों उधार लेने की ठानी। हम भी उनमें से एक थे मालकिन। हमें क्या पता था इस बार सूखा हमारे पूरे जीवन में अंधेरा कर देगा। हम उधार लेने जमींदार बाबू के यहाँ गए। उन्होंने हमें उधार तो दिया, लेकिन साथ में उधार चुकाने की मोहलत औरों से कमतर ही दी थी और कह दिया वरना जमीन उनकी हो जाएगी। हमने इस शर्त को मान लिया मालकिन और घर वापिस आ गए। जम के मेहनत की और फसल भी अब अच्छी आने का वक्त था, पर हमें क्या पता था कि इस जमींदार की तो साजिश ही कुछ और थी। इसने हमारी तैयार फसल को आग लगवा दी और ऐसा करते हुए हमारी जोरू ने इसको देख लिया। लेकिन हम जब इसके पास गए तो इसने साफ मना कर दिया और हम पर ही गाली बरसाने लगा। लेकिन हम क्या करते मालकिन, हम इसका उधार ले रखा था,
इसलिए चुपचाप सुनकर वापिस आ गए। अब इधर हमने गांव छोड़ने का मन किया बनाया ही था कि हमारी पत्नी की मौत हो गई, मालकिन हमारी बच्चियां अनाथ हो गईं। इतना कहते ही आत्मा फूट फूट के रोने लगी। उसका रोना देखकर मैना भी रोने लगी। उसको लगा कि अत्याचार ज्यादा है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रही थी कि जिम्मेदार कौन है। आगे आत्मा बोलती चली गई, मालकिन कुछ दिनों के बाद जमींदार बाबू हमारे घर आए और हमसे उधार चुकाने की बात कहने लगे। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के जो जो लाले पड़े हुए थे, हम उन्हें उधार कहाँ से दे पाते। हमने निर्णय कर लिया था, मालिक हम और हमारी बच्चियां आपके यहाँ मजदूरी कर लेंगे। जब तक आपका उधार चुकता नहीं हो जाता तब तक हम आपके यहाँ मजदूरी करेंगे। इस बात पर जमींदार साहब राजी हो गए और हम उनके यहाँ खेतों में मजदूरी करने लग गए। लेकिन हमको नहीं पता था मालकिन, इस हरामी की नजर हमारी फूल जैसी बेटियों पर है। मालकिन इसने हमारी सारी बेटियों को कोठे पर बेच दिया। आत्मा ने अपने रोने की आवाज को इतना तेज कर लिया जिससे सारा जंगल हिल सा गया। मालकिन पता है उसके बदले में इस हरामी जमींदार ने हमको जो क्या दिया? वे 5 सिक्के जो हमने आपको दिए थे। मैना एकदम से चौंक गई और मनी मनी सोचा, तो इसका मतलब बदला पूरा उन 5 सिक्कों के साथ होना है। मैना घुटने के बल बैठकर अपने पति के पापों का प्रायश्चित करने लगी। लेकिन आत्मा ने बोला, उस दिन जब हम आपके बच्चों को बचा रहे थे, तब हमारी इंसानियत ने हमको मौका दिया कि इसमें आपका और आपके बच्चों का कोई कसूर नहीं। लेकिन इस मालिक ने वह खजाना नहीं मिलने पर हमें मार डाला। तो मैना बोली, वही खजाना जो आपके कंधे पर बोरे में भरा था? चौकीदार बोला, हाँ मालकिन, वही खजाना जो मेरी बेटियों को बेच बेच के इसने उन कोठे वालियों से कमाया था। अब मैं इसके सारी बेटियों को मार डालूंगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। ये कहकर हवा का एक झोंका सा आया जिससे वो आत्मा उस बच्ची के शरीर के साथ गायब हो गई। मैना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी बच्चियों के साथ उसकी बच्चियों का पिता ऐसा कर सकता है। उसको अपने होने के वजूद से घिन आने लगी थी। उसको तो दिवाकर से घिन आ रही थी कि उनको पैदा करने वाले उसका पति यह है जिसे अपने बच्चों पर भी रहम नहीं आया। बेचारी मैना ने जैसे ही उस चौकीदार के अत्याचारों को सुना तो वो उसको महसूस करने लगी। अपनी बेटियों को गंवाकर खुद को दोषी मानने लगी थी। उसका हृदय जोर जोर से रो रहा था। अब आत्मा के जाने के बाद दिवाकर और उस अघोरी ने लपककर वो मिट्टी का टीला खोदना शुरू कर दिया जिस पर उसकी बेटी को बेहोश करके रखा गया था। मैना उस वक्त अचेतन अवस्था में थी, अपनी बेटियों के बारे में सोच रही थी। उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। दिवाकर और अघोरी ने उस टीले को खोदने पर उनसे एक घड़ा मिला जो रुपए पैसे और सोने चांदी से पूरा भरा हुआ था। दिवाकर के चेहरे पर लालची और मक्कारी वाली हंसी आ गई। उसने जोर से मैना को झंझोड़ा और बोला, देख मैना देख, पैसे कितना पैसा है, रुपया है, सोना चांदी है, ले ले देख, छू कर देख, वाह क्या कहने। मैना ने दिवाकर को घूर के देखा जैसे अभी 2 पल पहले ही उनके चेहरे पर गिलानी के भाव प्रकट हो रहे थे उस चौकीदार की आत्मा के सामने। लेकिन अब तो इसको कोई गम ही नहीं है अपनी करनी का। मैना अपने पति के इस रूप को देखकर दंग थी। मैना बोली, दूर रखो इस पाप की कमाई को, यह मेरी बच्चियों के खून से सनी हुई है और दूर रहो मुझसे भी। ये कहते कहते मैना ने पास रखा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और वह दिवाकर को मारने के लिए दिखाया। जब दिवाकर और अघोरी थोड़ा दूर हुए तो मैना वहां से भाग निकली और घर आई। अपने दोनों बेटों को सीने से लगाकर खूब रोई। रोते रोते न जाने उन तीनों को कब नींद आ गई। रात बड़ी गहरी होने के बाद जब दिवाकर दारू के नशे में लड़खड़ाते हुए वापस आया, सब कुछ तब तक लुटा कर अपनी अय्यासी की जिंदगी पर घर आकर उसने मैना से खाना मांगा।
कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने मैना को खूब मारा और बच्चों को भी, और जब थक गया तो सोने चला गया। अब मैना ने अपने पति से बहुत सी उसे नफरत हो गई थी। वह अपने पति से घृणा करने लगी थी, लेकिन वो अभागन अपने दोनों बेटे के लिए तो अब जीना ही था। 2 बेटे थे उसके, जिनके लिए वह जी रही थी। उधर अब सुबह हो चली थी, जो दादी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, और मीनू ने अपनी दादी को पुकारा, दादी उठ जाओ, सुबह हो गई है, मैं चाय लाती हूँ। मीनू ने पाया कि दादी की आंखें सूजी हुई हैं और ऐसा लगता है जैसे वह बहुत बुरी तरह रोई हुई है। दादी ने जवाब दिया, हाँ तो रख दे टेबल पर और जा यहाँ से। चाय रखकर मीनू वापस चली गई। इधर मनोहर स्टेशन से मयंक को घर ले आया। मयंक के घर आते ही ऐसे लगा जैसे रौनक आ गई। दादी ने खुश होकर उसे गले से लगाया, अपने पोते पर बहुत प्यार किया। सबने मयंक से हालचाल पूछे। मयंक ने सबको तसल्ली दी और वहाँ पुणे में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अब की बार वो यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए आया है। वापस जाने में वक्त लगेगा। शाम होने को आई। बड़ी माँ और मीनू दोनों खाना लगाने की तैयारी में थे। तभी बड़े पापा वहाँ आए और बड़ी माँ से बोले कि अपनी दवाई ले लेना, आज मयंक आया है। ऐसा ना हो कि तुम जो कर चुकी हो आज फिर से दोहराओ। मैं नहीं चाहता मयंक के सामने यह सब नाटक हो। बड़ी माँ ने अपनी बात दोहराई, जी अच्छा, मैं दवाई ले लूँगी। मीनू दोनों की बात चुपचाप सुन रही थी और फिर से अपने काम में लग गई। इधर रात हुई तो मीनू को आज सबने अकेले हॉल में सुला दिया, क्योंकि दादी ने आज मयंक को अपने पास सुलाया था और बड़ी माँ की बीमारी की वजह से बड़े पापा उनके साथ सोए थे। रात घोर अंधियारी सी हो गई। तभी मयंक को लगा जैसे उसका कंठ सूख रहा है। वो किचन से जो पानी लेने गया और पानी पीकर अपने कमरे की ओर लौट ही रहा था कि किसी ने आवाज लगाई, मयंक। मयंक बोल उठा, कौन? फिर आवाज दोबारा नहीं आई। उसने सोचा कि ये दिमाग का भ्रम है और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर सो गया। फिर रात के दूसरे पहर में मयंक को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई खड़ा है और उसको बुला रहा है। मयंक को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ना करने के बाद भी किसी की चपेट में उसकी तरफ चला जा रहा है। अब वह बिस्तर से निकलकर खड़ा हो गया और उस साए के पीछे पीछे जो कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। चलते चलते मयंक वहीं आ गया जहां वह आम का पेड़ था, जहां उसकी माँ चली आई थी। पेड़ के पास जाते ही उसको होश आया, जैसे वो किसी नींद में था जो अभी अभी खुली थी। साया अभी भी उसके सामने खड़ा था। वो उसको पुकारते हुए कहने लगा, मयंक, मैं जानता हूँ तुम हैरान हो, पर मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए लाया हूँ, उस खजाने के लिए जो सिर्फ तुम्हारा है और सिर्फ तुम ही उसे पा सकते हो। मयंक बोला, खजाना? कैसा खजाना? तो वह बोला, साया जो था वह आम के पीछे से बोला, हाँ वो ही आम बारी का खजाना जिसके लिए तुम्हारे दादा और तुम्हारे चाचा पीछे पड़े थे। तो क्या तुम देखना नहीं चाहते तुम्हारी अमानत? तो मयंक बोला, अगर ये सच है तो दिखाओ। तो वह साया इतना कहने पर बोला, तो फिर ये पेड़ की खोहों में देखो। मयंक ने उस पेड़ की खोह में देखा तो देखते ही पूरी तरह भौचक्का हो गया। सच में वहां सोने चांदी से भरे मटके और आसपास बहुत सारे सोने के जेवर बिखरे हुए थे। मयंक के मन में अपने दादा वाला ही लालच का कीड़ा जाग गया। जागता भी क्यों नहीं था, तो वो उसी खानदान का खून। खजाना देखकर जैसे उसे पाने की ललक उसके मन में जाग गई। उसने खो में रखे खजाने की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाए, साही ने उसका हाथ थाम लिया। तो साया बोला, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मयंक बोला, क्या चाहिए बोलो। साया फिर बोला, तुम्हारी सबसे खास चीज। मयंक बोला, क्या? साया बोला, तुम्हारी बहन। मयंक को अब गुस्सा आया। वो लपक कर साये की ओर उसे पकड़ने गया, लेकिन साया ओझल हो गया। फिर मयंक अचानक ही अचेत अवस्था से बाहर आ गया। ना कोई साया और ना जंगल और ना कोई खजाना। वो तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसको जो मन के भीतर
अब यह प्रतीत हो रहा था कि जो उसने देखा वो काफी हद तक यकीन करने वाला था। अचानक उसको मीनू के द्वारा बताई गई बात याद आई जो उसने अधूरी छोड़ दी थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम धंधे में लगे थे। मयंक ने मीनू को किसी बहाने से अपने पास बुलाया और वह मीनू पर जोर देकर उससे पूछने लगा, अगर वह बात नहीं बताएगी तो वह हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा और कभी नहीं आएगा। मयंक की बातें सुनकर मीनू डर गई और रोते रोते उसने सारी बात अपने बड़े भैया मयंक को बता दी। मयंक एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। उसको यकीन करने में कुछ परेशानी तो हुई, लेकिन जब मीनू ने उसे बताया कि इस बारे में सब जानते हैं केवल आपको छोड़कर, तो मयंक भड़क सा गया और पैर पटकते हुए अपने पापा के पास गया और गुस्से में बोला, पापा यह क्या चल रहा है? मनोहर जी शांत स्वभाव में बोले, क्या मतलब? तो मयंक बोला, मतलब ये कि मुझको कुछ क्यों नहीं बताया जाता? क्या मैं इस घर का सदस्य नहीं हूं? मनोहर जी अब गंभीर हो गए और कहने लगे, तुम बोलना क्या चाहते हो मयंक? साफ साफ बोलो। तो मयंक ने कहा, मुझे मीनू ने सब बता दिया है और ये चल क्या रहा है, मम्मी किस बीमारी की दवा खा रही है। तो मनोहर जी बोले, देख बेटा, तो इन सब चीज़ों से दूर रहे। यहाँ छुट्टियां मनाने आया है ना, फिर बस छुट्टियां खत्म होने पर चले जाना। तो मयंक बोला, थोड़ा सा वह रोआ सा हो गया, लेकिन मुझे भी कल रात महसूस हुआ जो मम्मी को महसूस हुआ था। तो मनोहर जी कहने लगे, क्या मतलब तेरा? तू जंगल गया था, मतलब क्या देखा तूने? तो मयंक कहने लगा कि पापा को जो है उसने अपनी सारी कल रात की घटना के बारे में बताया, जिसको सुनकर मनोहर ने अपना सिर पकड़ लिया और आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ गया। मनोहर अब बोलता गया, मेरी गलती जो तुझे यहाँ बुलाया बेटा, अब तू भी इसमें फंस गया राकेश की तरह। मैं इस सब से तुझे और मीनू को दूर रखना चाहता था, लेकिन मयंक बोला, लेकिन क्या पापा? मनोहर डर के भाव में बोला, लेकिन अब तुम भी इसमें फंस चुके हो बेटा। मयंक बोला, पापा आप मुझे साफ साफ समझाओ बात क्या है? तो मयंक ने कहा, राकेश चाचू का तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो फिर इन सब में उनका क्या लेना देना? मनोहर अब बोलता चला गया, बोला, बेटा तेरे चाचा और चाची का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो एक्सीडेंट में नहीं मरे, उन्हें भी उस आम के प्रेत ने मारा है। तो मयंक बोला, पर क्यों? तो मनोहर जी बोले, क्योंकि तेरे चाचा खजाने के लालच में आकर अपनी सुध भूल गए थे, तेरे दादा की तरह। और जो भी उस खजाने को एक बार देख लेता है वो लालची होकर अपनी सुध, अपने रिश्ते नाते सब भूल जाता है। अब तो तूने भी उस खजाने को पाने की लालच तेरे भी दिल में आ गई होगी और तुझे भी रोज सपने आएंगे। फिर तू भी खोजी बनकर सिक्का ढूंढेगा और लेकर चला जाएगा मीनू को उस प्रेत के हवाले करने। मनोहर को रोना जैसे तेज हो गया था। मयंक इससे डर गया। वो समझ गया उसका परिवार इस श्राप से कभी नहीं छूटेगा, लेकिन उसने संयम से काम लिया और अपने पापा से पूछा, तो पापा चाचू किसको लेकर गए थे और चाची कैसे मरी? तो मनोहर बोला, बेटा जब तेरा चाचा खोजी बना उस वक्त हमें एक संतान प्राप्त हुई थी, तेरी बड़ी बहन जो तुझसे पहले पैदा हुई थी। क्योंकि राकेश उस वक्त शादीशुदा नहीं था, इस वजह से वो तेरी बड़ी बहन को प्रेत को सौंप आया और इसका पता हमें बाद में चला, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरी दादी ने भी उस खजाने को देखा है, तो उनका लालच भी दिन पर दिन उस खजाने के लिए बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने राकेश की शादी करवाने की बहुत जल्दी थी। लेकिन तुम्हारी माँ और मुझे पता था कि जिस की भी वह राकेश शादी करेगा और अगर उसकी औलाद लड़का हुआ तो वो खोजी बनेगा और लड़की हुई तो वो प्रेत को सौंप दी जाएगी। हम डर कर मंदिर के पुजारी जी के पास इस बारे में चर्चा के लिए गए। उन्होंने एक उपाय बताया कि राकेश की शादी उस परिवार में करवाई जाए जो एक खेतिहर किसान हो और जमींदार के द्वारा उनको आश्रय मिला हो। हमें एक ऐसा परिवार मिल गया था। हमने तुम्हारे चाचा की शादी करवा दी, लेकिन जब उन्हें मीनू पैदा हुई तो हम सब डर गए और तुम्हारे चाचा ने फिर ऐसा ही किया।
मीनू को ले जाकर प्रेत के पास सौंप ही रहे थे कि मीनू की माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अपना शरीर त्याग दिया। त्याग का अनुभव होते ही तुम्हारे चाचा को होश आया कि उन्होंने इस खो में छलांग लगा दी, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। सब कहते हैं वहां से डरावनी आवाजें भी आती हैं। शायद वो प्रेत मीनू के पापा को असहाय यातनाएं देता है। अब तो भी यही सब करेगा। मनोहर जोर जोर से रोने लगा। तो मयंक बोला, नहीं पापा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप क्यों चिंता करते हो? पापा, आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं है? आप यकीन करो मेरा, मैं कभी मीनू को आंच भी नहीं आने दूंगा। मयंक ने अपने पापा का हाथ पकड़कर उनको विश्वास दिलाया। तब मनोहर जी बोले, हाँ बेटा, मुझे यकीन है तू कभी भी मीनू के साथ ऐसा नहीं होने देगा। मयंक अपने मन में बहुत सी संभावनाएं लेकर अपनी दादी के पास गया। वो दादी से उस आमवारी के खजाने के बारे में सब जानना चाहता था। मयंक ने दादी से बोला कि वो खोजी बनना चाहता है। दादी तो यह सुनकर बहुत खुश हुई और हाँ बोल दिया। लेकिन मयंक ने दादी से कहा कि इससे पहले वो सारी बात जानना चाहता है क्या क्या हुआ था। दादी ने मयंक को हर बात बताई। सारी बात बताने के बाद वो बोली, ये आखिर वाली है मीनू, इसको सौंप दे, फिर हमारे परिवार का श्राप उतर जाएगा। मयंक ने अपनी दादी के मुंह से अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द सुने तो वह दादी पर चिल्लाता हुआ वहां से वापस चला गया। अब रात काफी हो गई थी। मयंक अपने बिस्तर पर लेटे हुए पूरे दिन की घटनाओं को सोच रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि दादी के मन में मीनू के लिए इतनी कटुता क्यों आई। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसने सपना देखा वो पोखर के पास सिक्का ढूंढने के लिए खोजी बन चुका है, लेकिन अचानक सामने से कोई महिला उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। उसने उस महिला से पूछा, आप कौन हो? तो महिला बोली, मयंक, तुम मुझे नहीं जानते, मैं मीनू की माँ हूँ। मयंक सपने में ही डर गया और बोला, आप क्या चाहती हो? तो वह बोली, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ मयंक, यह सब घटना जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। तो वह महिला मयंक को कह रही थी, घटना को गौर से देखो मयंक, अपने घर में ही कोई उस प्रेत की सहायता कर रहा है। वो बार बार उसको बुलाता है और वो हर बार लड़की भी ले जाता है। मैं नहीं चाहती मयंक कि मीनू को भी वह ले जाए, महिला ने कहा। तो महिला बोली, तुम कुछ करो मयंक, कुछ करो, रोको उसे, रोक लो मयंक, उसे रोको बेटा। मयंक ने अपने डर की वजह से सपने में ही आंखें खोल दी। सपने से निकलकर उसने देखा कि दादी अपने बिस्तर पर नहीं है। उसको कुछ शक सा हुआ। वो बाहर निकला होगा तो कि दादी भी बाहर आ गई। वो फिर से सोने का नाटक करके बिस्तर पर लेट गया। उसने सोचा कि इतनी रात गए दादी कहाँ गई होगी। दूसरे दिन मयंक उठकर यह जांच पड़ताल में लग गया। उस दिन तो वो अघोरी कौन था जो उसके दादाजी की मदद कर रहा था। उसने पूरे आसपास के गांव में और पहाड़ियों पर और शमशान में कहीं कोई भी ऐसी जगह उसको खोजते हुए नहीं छोड़ी। 3 दिनों तक मयंक इसी पहेली को सुलझाने में लगा रहा, लेकिन बाद में यह खबर मिली कि वो अघोरी तो मर चुका है। मयंक को इस बात से थोड़ी परेशानी महसूस हुई। उसे लगा, अब कौन इस श्राप का उपचार बताएगा या फिर कौन उनकी मदद करेगा। इस बात को मन में लेकर वो मंदिर तक गया और अपने इष्ट देव के सामने सिर झुकाकर उनको याद किया। फिर वह घर वापस आया तो बहुत ही चिंतित सा दिखाई दे रहा था। माँ ने अपने बच्चे को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। तो वह मयंक को परेशान देखकर पूछ बैठी, क्या हुआ बेटा, क्या बात है, तू कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा है आजकल। मयंक बोला, माँ, एक पहेली सुलझा रहा हूँ, पर वो सुलझने से ज्यादा उलझ रही है। माँ बोली, बेटा, इस बार पर छोड़ दे सब। उसके भाव को समझकर माँ ने कहा। तो वह बोला, हाँ, जो हो रहा है वो तो होकर रहेगा, रचयिता का लेख है। मयंक ने जो यह शब्द माँ के मुख से सुने, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक सी दिखी। उसने सोचा कि जो काम मुझसे करवाना चाहता है वो मैं उसके वक्त के हवाले कर दूं, तो मतलब लालच में ना आकर मैं अपने होशो हवास में खोजी बन जाऊं। तो शाम को जब मनोहर घर आया तो मयंक ने ये वाली बात अपने पापा से कही और यह भी बताया
कि अघोरी तो वह मर चुका है। मयंक के पिता ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन वो भी बाद में मान गए और कहने लगे, बेटा लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। मयंक ने अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, पापा वो ही होगा जो ईश्वर ने लिखा है। अपने घर में अपनी दादी और अपनी माँ से यह बात करके मयंक ने सिक्के को खोजे जाने की प्रक्रिया पूछी। उसकी दादी ने उसे सब बताया और मयंक को आगाह भी किया कि वो जो कर रहा है वो समय से पहले करना ठीक नहीं है। लेकिन मयंक ने जैसे उनकी बात अनसुनी कर दी। मयंक कुछ दिनों से दादी के व्यवहार को देख भी रहा था। वो उस के हर काम को नकारात्मक तरीके से समझती थी और रोज रात में बिस्तर से गायब भी हो जाती थी। मयंक ने इस बात को जानना भी चाहा, पर दादी ने बात को टाल दिया। रात को मयंक जब सोने गया तो उसने दादी के पानी के गिलास में अपनी माँ की नींद की गोलियां मिला दी। वो ये देखना चाहता था कि दादी को शायद वही हुआ होगा जो माँ को हुआ था। इस वजह से तो वो शायद खुद पर काबू नहीं कर पाती। जब रात गहरी हो गई, मयंक को फिर वो महिला सपने में दिखाई दी जो मीनू की माँ थी और उसकी चाची। वो उसको सावधान करने आई थी। फिर उसकी नींद खुली, लेकिन दादी अपने बिस्तर पर आज भी नहीं थी। उसे डर सा लगा कि दादी पर माँ की दवाई का कोई काम क्यों नहीं हुआ। वो जाग कैसे गई? मयंक को गहन शक सा हुआ और वो दादी की खोज में उठा, लेकिन हर बार की तरह फिर दादी वापस आ गई और उसको सो जाना पड़ा। दूसरे दिन वो उठा और मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की कि उसके परिवार को इस बुरे संकट से बचा लो प्रभु। और वहां से प्रसाद और रक्षा सूत्र भी लाया और सबको दे दिया। मीनू को तो उसने खास तौर पर अपने सामने रक्षा सूत्र बंधवाया। फिर वो पोखर की तरफ गया और उसमें कूद गया सिक्का ढूंढने के लिए। कई बार तैर तैर कर उसको बहुत समय हो गया, लेकिन सिक्का नहीं मिला। अब वो थक भी गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी बार का सोचकर वो पोखर में फिर से कूद गया। पोखर में तैरते वक्त उसे एक पल को ऐसा लगा जैसे उसे कोई अंदर की तरफ खींच रहा हो, और वो हड़बड़ाकर अपने आप को ऊपर की तरफ खींचने लगा। जैसे ही वह पानी के ऊपर आया, उसे अपने हाथ में महसूस हुआ। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो पाया सिक्का उसके हाथ में था। वो खुश होकर जैसे ही पोखर से बाहर आया, उसके शरीर पर जगह जगह जोक चिपक कर उसका खून चूस रही थी। उसने जैसे तैसे उन सारी जोकों को अपने शरीर से अलग किया, लेकिन जोक के ज्यादा होने की वजह से वो अपने घर की तरफ भागा और जाके अपनी माँ से नमक की मांग की। उसकी माँ ने अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर दौड़कर नमक ले आई और उसे जोक पर डालकर सारी जोकों को उसके शरीर से अलग किया। जोक के जमीन पर गिरते ही मयंक की माँ ने देखा कि वो जल सी रही हैं। उसने इतने में ही मयंक बेहोश हो गया। मयंक के बेहोश होने पर उसकी माँ ने घर पर मनोहर और डॉक्टर दोनों को फोन किया। मनोहर जल्दी से घर आ गया। मयंक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जोकों के काटने की वजह से मयंक को तेज बुखार आना शुरू हो गया था। डॉक्टरों का कहना था मयंक का बुखार साधारण नहीं दिख रहा। उन्होंने मयंक को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा दिया और ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। लगभग 24 घंटे के बाद मयंक का बुखार थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद सब उससे मिलने गए। मयंक की ऐसी हालत देखकर उसके पापा रो पड़े और बोले, क्या जरूरत थी बेटा इस सब की? देखो तो क्या हाल बना लिया है खुद का। मयंक धीमी आवाज में बोला, पापा मैंने वो सिक्का ढूंढ लिया है। मनोहर ने यह बात सुनते ही बेटे को गले से लगा लिया। जब मयंक पूरी तरह ठीक हो गया तो डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद वो घर आ गया। घर आने के बाद उसकी माँ ने उसको पल भर भी अकेले नहीं छोड़ा, पास ही उसके बैठी रहती। रात को मयंक जब आराम कर रहा था तो उसकी दादी ने सोचा कि शायद मयंक सो रहा है और वो बाहर निकल गई। मयंक ने सोचा कि यही सही समय है दादी की असलियत जानने का। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। तो दादी जंगल की वहीं आम के वृक्ष के नीचे पहुंचकर उसने देखा दादी ने मिट्टी के 2 टीले बना रखे हैं। एक पर कंकाल रखा है और दूसरे पर मीनू बेहोश लेटी हुई है और बीच में वो बैठकर किसी का आह्वान कर रही है। यह देखकर मयंक सामने आया और गुस्से में बोला, दादी ये क्या है? दादी ने एक क्रूर मुस्कुराहट देते हुए मयंक को देखा। यह देखकर मयंक चिल्लाने लगा,
तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम मेरी दादी नहीं हो सकती। तभी दादी रूपी आदमी ने एक पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया। उस पेड़ से लताएं निकलकर मयंक को उस पेड़ से बांध दिया। इधर मनोहर और उसकी बीवी सो रहे थे। अचानक मनोहर को लगा जैसे ठंड बढ़ गई है। उसने आंखें खोली तो अपने कमरे में धुंध जैसा अंधेरा पाया। उस धुंध ने एक आकार लिया और मनोहर से कहा, भाई साहब, मीनू और मयंक को बचा लो। तो मनोहर बोला, कौन हो तुम? तो वह साया बोला, मैं मीनू की माँ। मनोहर ने इतना सुनते ही अपनी बीवी को उठाया और दादी के कमरे की तरफ भागे। वहां ना तो दादी थी और ना मयंक। मनोहर ने मीनू के बिस्तर पर देखा तो मीनू को भी नहीं पाया। दोनों घबरा गए। फिर दोनों एक साथ जंगल की तरफ भागे। वहां वो आम के पेड़ की तरफ का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। मनोहर ने जैसे ही अपनी माँ को यह सब करते देखा तो वो चिल्ला उठा, माँ, तुम यह सब क्या कर रही हो? तो मयंक चिल्लाया, पापा रुको, वो दादी नहीं है। तो वह पेड़ों की लताओं से छुड़ाने की अपने आप को पूरी कोशिश कर रहा था। मयंक की बात सुनकर मनोहर हैरानी से मयंक को देखने लगा। तभी वहां मीनू की माँ की आत्मा आई और मयंक को बंधन से छुटाने के बाद उसने मनोहर से कहा, भाई साहब, यह माँ नहीं, अघोरी है। मनोहर मयंक दोनों ने आश्चर्य से उस आत्मा की तरफ देखा। ये अघोरी ही सब करवा रहा है। चौकीदार की आत्मा को भी इसने वश में कर लिया था। वो चौकीदार तो भला आदमी था। आपके पिताजी ने और इस अघोरी ने मिलकर हमारे परिवार को तहस नहस किया है और मेरी बच्ची को भी बलि के लिए ले जा रहे हैं। वह आत्मा बोलती गई। इस अघोरी को अपनी तांत्रिक क्रिया के लिए बच्चियों की बलि चाहिए थी, जिसके बाद ये बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा और लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। चौकीदार की आत्मा को इसने उस खजाने के साथ बंधित करके रखा है। लेकिन भाई साहब, आप इसका ये आखिरी अनुष्ठान पूरा मत होने दें। शायद ईश्वर ने मुझे इस वजह से ही अभी तक मुक्ति नहीं दी है। फिर उस आत्मा ने मनोहर और उसकी बीवी और बेटे को एक योजना बताई, जिसके बाद मयंक की माँ दौड़कर अपने घर से कुछ सामान ले आई। अघोरी अभी भी किसी के आह्वान में लगा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। अचानक उसका बड़बड़ाना खत्म हुआ और इधर कंकाल का हवा में उड़ना शुरू हुआ। जैसे ही कंकाल हवा में लहराया, पास की खो में से चौकीदार की आत्मा प्रकट हुई। उसने सिक्का मांगा तो दादी रूपी अघोरी ने उसे सिक्का सौंपा। जैसे ही सिक्का उसके हाथ में पहुंचा, मीनू का शरीर मिट्टी के टीले से उठकर हवा में लहराया। लेकिन जैसे ही वो हवा से थोड़ा ऊपर उठा, मयंक ने कूदकर उसका पांव पकड़ लिया और उसको जमीन पर खींचने लगा। तभी अचानक से वहां मीनू की माँ भी आ गई, जो आत्मा थी, और चौकीदार से बोली, बस बहुत हुआ, मेरी बच्ची को तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। भली आत्मा ने चौकीदार की आत्मा के हाथ पकड़ लिए। चौकीदार की आत्मा बेबसी हो गई, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आप को जो सरेंडर कर दिया। लेकिन इधर अघोरी ने देखा कि कोई उसके काम में रुकावट डाल रहा है, तो उसने फौरन उठकर उस आत्मा को वश में करना चाहा। तो मनोहर ने उसको पीछे से कस के पकड़ लिया और मयंक की माँ ने उसे रस्सी से बांध दिया। अघोरी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरी इतनी साल की मेहनत पर पानी मत डालो, मुझे मेरा काम करने दो, वरना मैं तेरी माँ को मार डालूंगा। अचानक से उसने मनोहर की माँ की आत्मा को यातना देना शुरू कर दिया। तो बुढ़िया आह आह करके, मनोहर बेटा, यह मैं हूँ, इसको मत छोड़ मनोहर, यह पापी है, अपना मकसद इस शरीर में रहने पर ही पूरा कर सकता था, तू सिक्का खो में फेंक दे जल्दी से। माँ के मुंह से इतना सुनकर मनोहर की बीवी ने लपक कर सिक्का खो में फेंक दिया। सिक्का जैसे ही उस खो के अंदर गया, चौकीदार की आत्मा आजाद हो गई, क्योंकि उसके 5 सिक्के पूरे हो गए थे और अब चौकीदार भी अघोरी के बस से आजाद हो गया था। जैसे ही उसने खुद को आजाद पाया, उसने लपक कर अघोरी रूपी दादी को जा दबोचा। उधर मीनू का शरीर जो हवा में लहरा रहा था, वो धम से नीचे जा गिरा। अब अघोरी ने गुस्से में आकर दादी के शरीर को छोड़ दिया और उस चौकीदार की आत्मा से लड़ने लगी। चौकीदार की आत्मा जब अघोरी की आत्मा से लड़ रही थी, तभी मीनू की माँ की आत्मा ने मयंक से कहा, पेड़ की खो में ही अघोरी और चौकीदार के शव रखे हुए हैं, कुछ भी करके उन दोनों को जला दो मयंक। मयंक ने दौड़कर अपनी माँ से मिट्टी का तेल मांगा और वो जो घर से लाई थी।
फिर लपक के खो के पास गया और उस खो में उस तेल को छिड़क कर उसके आसपास की सूखी लकड़ियां जो इकट्ठी करके और उस मिट्टी के तेल में भिगोकर जब मयंक ने जैसे ही माचिस जलाई, अघोरी की आत्मा ने मयंक की तरफ लपकना चाहा, लेकिन मीनू की माँ की आत्मा और चौकीदार की आत्मा ने उस अघोरी की आत्मा को पकड़ लिया और मयंक ने उस कोह में जलती हुई माचिस की तिल्ली डाल दी। मिट्टी के तेल से भक से आग पकड़ ली और सब धू धू कर जलता चला गया। जैसे जैसे आग खो के अंदर जान रखे खजाने तक पहुंची, अघोरी दर्द से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की वजह से उसकी नाकामी भी थी। उसकी आवाज से सारा जंगल और सारा गांव इकट्ठा हो गया था। गांव के लोगों ने अपनी आंखों से सारा खौफनाक मंजर देखा तो डरने लगे गांव के लोग। अब पास ही खड़ी चौकीदार की आत्मा ने मयंक की दादी मैना को प्रणाम किया और कहा, मुझे माफ करना मालकिन, आपकी सारी बच्चियों का दोषी मैं नहीं था, मैं तो केवल एक जरिया था। तो और अब हमको भी इस श्राप से मुक्ति मिल गई, हम चलते हैं मालकिन, भूल चूक माफ कर दो। और ऐसा कहकर चौकीदार की आत्मा को मुक्ति मिल गई। इधर मीनू को भी होश आ गया था। उसकी माँ की आत्मा ने जैसे ही मीनू को देखा बोल उठी, मेरी बच्ची। और मीनू रोने लगी, माँ माँ आप मुझे छोड़ करके क्यों गई? तो उसकी माँ की आत्मा बोली, हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ तुझे तेरे परिवार के पास छोड़कर। और देख बेटा, रोना मत, तेरी बड़ी माँ तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है, और तेरी दादी वो तुझे अपनी राजकुमारी समझती है। आपको तो ये सब कैसे पता चला? मीनू बोली। तो वह मीनू की माँ बोली, मेरी बच्ची अघोरी को एक आत्मा चाहिए थी, लेकिन जिस दिन तेरे पिता तुझे अघोरी को सौंप रहे थे, मैंने उस जगह तुझे बचाकर मनोहर भाई साहब को तुझे सौंप दिया था और खुद को आत्मदाह करके मिटा दिया था। उस दिन मैंने अघोरी को भी अपने जलते हुए शरीर से उसे भी जलाकर राख कर दिया था, लेकिन अघोरी उसने मुझसे उसकी मौत का बदला लेने की ठानी और तेरी दादी के शरीर को बार बार अपने कब्जे में करने लगा था। लेकिन माँ, आप नहीं रहोगी तो मेरे साथ? मीनू रो कर पूछने लगी, माँ आप क्यों हमारे साथ नहीं रहना चाहती? तो मीनू की माँ बोली, नहीं बेटा, मेरा जाना जरूरी है। यह कहते हुए मीनू की माँ की आत्मा आकाश से आ रही एक ज्योति में समा गई। मीनू यह देखकर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उनकी बड़ी माँ ने उसे गले से लगा लिया। अब मयंक ने लपक कर दादी को संभाला, जो बहुत ज्यादा उसे चोट लग चुकी थी। सब घर आ गए। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। मयंक अपनी पढ़ाई के लिए वापस पूना चला गया। 12वीं पास करने के बाद उसने मीनू को भी पुणे के एक कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। दोनों अपने परिवार वालों के आशीर्वाद से एक अच्छी जिंदगी बिताने लगे। उनके परिवार का श्राप मिट गया था और सुख शांति से अब उनके दिन फिर आए थे। दोनों बहन भाई बड़े प्यार से रहने लगे और मीनू ने जो वकालत की डिग्री हासिल कर ली थी और उसके भाई भी एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया था। परिवार में अब सब खुशी थे। दोस्तों, उनके परिवार का दुख छट गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।